हेलो, देखिए क्वेश्चन बैंडविड्थ पूछी गई है सीरीज सर्किट की इन टर्म्स ऑफ आर एल एंड सी। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में देख लेते हैं क्या होती है। जैसे कि मैं पहले ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ बैंडविड्थ का डेफिनेशन, या फिर मैं बोलूँ क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन ही बोलते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट और आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, लिखना भूल गया, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन टू 70.7% ऑफ इट वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो, आप पहले सब कुछ भूल जाओ, है ना। सबसे पहले ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है। ठीक है, अपन को पता है जहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ पे क्या होती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैंने उसको मान लिया आई होती है। ठीक है, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है, और अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से करंट बढ़ना शुरू होगा। मान लो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.707 आई है। ठीक है, फिर 0.708 हुई, 709 हुई, 7010 हुई होगी, और यहाँ पे पहुँच गई होगी 1.7 था। तो मान लो आप जैसे इसको 0.7 ही मान लो, 0.8 हुई, 0.9 हुई, 0.10, यहाँ पे 0.101 हो गई होगी। फिर यहाँ से वापस 10 से घटना शुरू, 1 से घटना जो होगी 0.9, 0.8, फिर यहाँ पे 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट आई है तो यहाँ पे 0.707 आई है, यहाँ इस वाली फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ वो होती है वो वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, जहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू की 0.707 हो। ठीक है, तो आप देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.707 हो। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इस पर करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0.707 आई। तो ये वाली भी किस में आ गई, बैंडविड्थ वाले आएगी। यहाँ पे भी 0.707 से ग्रेटर चली जाएगी। ये देखो 0.707 से अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता तो 0.707 से ग्रेटर चली जाती। वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो पूरी आई चली गई। ठीक है, तो वो भी 707 से ग्रेटर है। और यहाँ पे भी देख लो आप, ये जैसे ये वाली फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हुई, 0.707 से बड़ी चलेगी। तो मैं बोलूँ कि वो वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये जैसे ये है वो वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करंट की वैल्यू 70.7% ऑफ आई हो, या फिर 0.707 आई हो, या उससे बड़ी हो, तो वो वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपन ने बोल दिया बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखो बैंडविड्थ में दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो होती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, या लिख भी रखा है, द फ्रीक्वेंसी f1 इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट इज 0.707 टाइम्स द करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वाली फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करंट की वैल्यू 0.707 आई है, तो इसको क्या बोला अपन ने, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरी ये क्या बोला, ये वाली सिमिलरली ये वाली हो जाएगी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर अपन को इस बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं BW से, तो होता है F2 माइनस F1, है ना, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बैंडविड्थ को अपन जैसे ये, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी की यूनिट में से फ्रीक्वेंसी की यूनिट माइनस करूँगा तो जो यूनिट बननी है वो हर्ट्ज ही बननी है ना। आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला एक और होता है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो बैंडविड्थ की क्वालिटी को मेजर करता है। ठीक है, कि ये बैंडविड्थ कितना बढ़िया है। देखो क्वालिटी फैक्टर हमेशा, देखो क्वालिटी फैक्टर को मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप क्वालिटी फैक्टर को, जैसे एक तो है कि बैंडविड्थ की क्वालिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर होता क्या है ना, जैसे क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला देखो, यहाँ से अपन समझते हैं, जो डेफिनेशन है वो याद करने की जरूरत नहीं है। XL अपॉन आर, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन आर भी होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन आर भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले सिर्फ मैंने इसको क्वालिटी फैक्टर को समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर उसी साइकिल में, है ना। एक साइकिल में मतलब कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो स्टोर कर रहा है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो डिसिपेट कर रहा है, तभी तो एक्सेल लिखा गया है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अपन को पता है ना, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन टर्म्स, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस स्टोर तो करता नहीं, तो डिसिपेट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर सिमिलर साइकिल, एक ही साइकिल में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो एक्सेल अपॉन आर
सिमिलरली एक्स अपॉन आर भी हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात है, अपन को जो बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन चाहिए था वो चाहिए था आर एल या सी के टर्म्स में। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अभी देखो अपन ये वाली जो चीज़ है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक्सएल अपॉन आर, ठीक है, इक्वल्स टू इस वाले के टर्म्स में रखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के टर्म्स में। ठीक है, आपको इसके टर्म्स में भी रख के देखना पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा नहीं लेकिन फिर वहाँ पे, तो इसलिए दोनों काम करके देखने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक्सएल अपॉन आर इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ। ओमेगा आर क्या है अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे अपन बैंडविड्थ है इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो एक्सएल इसके नीचे आएगा, ठीक है, और आर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो क्या फॉर्म बनेगा, बैंडविड्थ इक्वल्स टू ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू रेजिस्टेंस अपॉन एक्सएल। अब एक्सएल क्या पता, अपन को पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा से ओमेगा का कैंसिल होगा तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या आएगा, आर अपॉन एल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना, और यही अपने ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन बी आर अपॉन एल। थैंक यू।